वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और मैं इस न्यू वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि क्लास 10th के फिजिक्स का जो NCERT सॉल्यूशन जो है उसे मैं करवाने जा रहा हूं। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप इस वीडियो के साथ बने रहें और अंत तक बने रहें ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन का, प्रत्येक NCERT क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दे सकूं। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें। तो क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, तो इस चैप्टर के प्रत्येक NCERT सॉल्यूशन कैसे किया जाए उसे लेकर मैं आपके सामने आया हूं और मैं बारी बारी से आप सभी को संपूर्ण NCERT सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, जो कि आपको दिया हुआ है पेज नंबर 185 में, पेज नंबर 185 में जो पहला क्वेश्चन है आपका NCERT का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करता है कि अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए, यानी कि फोकस को हमको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझा दूं कि मुख्य फोकस को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक अवतल दर्पण मैं बना रहा हूँ। इस अवतल दर्पण की आंतरिक सतह जो होती है, परावर्तक सतह जो होती है, वह दबी हुई रहती है। इसका एक प्रधान अक्ष होता है, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और जब प्रकाश की समानांतर किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये परावर्तित किरणें जो होती है, रिफ्लेक्टेड रे जो होती है, वह प्रधान अक्ष के किसी न किसी बिंदु से होकर जाती है। तो इस प्रकार से जितने पैरेलल रेस होंगे, समानांतर किरणें जो होगी, वो प्रधान अक्ष के किसी न किसी पॉइंट से होकर जाएगी, और जिस पॉइंट से होकर जाएगी उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे फोकस, जिसको कैपिटल F यानी बड़ा F से सूचित करेंगे। दर्पण का एक अपना वक्रता केंद्र भी होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप मुख्य फोकस की परिभाषा यहाँ पर दे दिए इस फिगर के माध्यम से। अब आपको यहाँ पर रखना नहीं है, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ यह समझना है कि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे किया जाए कि मुख्य फोकस क्या होता है अवतल दर्पण के, तो आपका जवाब होगा कि जब प्रकाश की समानांतर किरणें अवतल दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद वे सभी परावर्तित किरणें प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं और इसे बड़ा F से सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन जो है वह न्यूमेरिकल है, उसे भी आप ध्यान से समझेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है, क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। नॉर्मल क्वेश्चन 2 नंबर का, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। एक गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण कहने का मतलब यह हुआ कि वह उत्तल को भी इंडिकेट करेगा और अवतल को भी इंडिकेट करेगा। क्यों? क्योंकि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो कहा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण है और उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन के बाद हम लोग गिवन लिखते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने से पहले आपको 2 बातें दिमाग में रखनी होगी। एक कि सबसे पहले मैं उसका सॉल्यूशन लिखूं, फिर उसके बाद गिवन लिखूं, और जो जो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है उस टर्म को गिवन में
इंडिकेट करूं। तो सबसे पहले आप देखिए कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो बात समझ में आनी चाहिए कि वक्रता त्रिज्या को किस अक्षर से सूचित करते हैं। तो बड़ा आर से सूचित करते हैं, तो आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसके बाद इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि साइन क्या रखे, प्लस की माइनस। तो अगर अवतल दर्पण होता तो उसे माइनस रखते, जो कि मैंने चिन्ह परिपाटी में समझाया था कि किस ढंग से प्लस और माइनस रखा जाता है। उत्तल दर्पण होता तो हम वहां पर प्लस पुट करते, लेकिन यहाँ पर गोलीय दर्पण है इसलिए न तो यहाँ पर माइनस पुट करना है, नहीं आपको प्लस दिखाना है, ऑटोमेटिक यह प्लस रहेगा 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी निकाले, यानी कि F बराबर 1। F क्या होगा इसे ज्ञात करना है। फार्मूला क्या है हम लोगों के पास, F बराबर R/2 या R बराबर 2F। अब यहाँ पर R का वैल्यू क्या दे रखा है 20, और बटा में क्या हो जाएगा 2 से कितने बार में 10 बार में, यानी 10 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, इस गोलीय दर्पण की क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। हमेशा आपको याद रखना है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होगी वह फोकस दूरी की 2 गुनी होगी, और फोकस दूरी जो होगी वह वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं बारी बारी से एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, उस दर्पण का नाम बताएं जो किसी बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है कि उस दर्पण का नाम बताएं जिसमें किसी बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बन सकता है। जैसे ही सीधा प्रतिबिंब की बात होती है, जिसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब या फिर आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, तो आपके माइंड में ये बातें होनी चाहिए कि दर्पण में आपको समतल भी आंसर हो सकता है, क्योंकि समतल में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल भी हो सकता है, क्योंकि उत्तल में भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। और अवतल भी हो सकता है, क्योंकि अवतल में भी एक स्थिति में सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की जो स्थितियां हैं, जो केसेस हैं, वह टोटल जो होते हैं 6 होते हैं। 6 में से एक स्थिति ऐसा भी है जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। तो ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखेंगे हम, तो उसका जो होगा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, फोकस हो गया, और इसका ध्रुव हो गया। दोनों के बीच में यदि किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका सीधा प्रतिबिंब बनता है। पहली किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण को C से लेते हैं, यानी वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें जो होती है दर्पण पर लंब होती हैं, इसलिए यह जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। इसे अगर आगे बढ़ाया जाए तो दोनों किरण को ध्यान से देखा जाए तो कभी भी आगे जाकर ये दोनों किरणें कटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ए भी आगे बढ़ेगा, ए भी आगे बढ़ेगा, तो दोनों किरण कभी भी नहीं कटेंगे। जब इसको डॉट डॉट से पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये कटते हुए मालूम पड़ेंगे आपको किसी पॉइंट पर। तो देखा जाए इस पॉइंट पर कट गया, तो यहाँ पर इसका इमेज जो बना वह बड़ा बना, क्योंकि वस्तु ये है और प्रतिबिंब ए है, तो वस्तु से प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा कि सीधा और आवर्धित बने, तो आवर्धित का मतलब भी होता है विशाल, बड़ा। आवर्धित जिसको हम कह रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, विशाल होता है। तो अवतल दर्पण में एक इस स्थिति में क्या हो रहा है कि प्रतिबिंब सीधा भी बन रहा है, क्योंकि काल्पनिक है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होते हैं, और आवर्धित भी बन रहा है, यानी कि बड़ा भी बन रहा है। परंतु समतल दर्पण में सीधा बनता है, लेकिन वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में सीधा बनता है, परंतु वस्तु से बहुत छोटा बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में एक स्थिति है जहां पर सीधा भी बनता है और आवर्धित भी बनता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंपल अवतल दर्पण। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है कि हम वाहनों में, वाहन यानी कि मोटर गाड़ी में उत्तल दर्पण के लिए इतना ज्यादा वरीयता क्यों देते हैं, उसका वैल्यू क्यों देते हैं,
पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, यानी कि साइड मिरर के रूप में। जो वाहन होते हैं, जो मोटर गाड़ी जो होते हैं, उसके आप साइड में देखिएगा दोनों तरफ कि दो दर्पण लगे हुए रहते हैं, जिसको उत्तल दर्पण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वाहनों में आखिरकार उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण, पश्च दृश्य दर्पण का मतलब क्या हुआ कि पीछे देखने के लिए जो मिरर का यूज कर रहे हैं उसी को हम कह रहे हैं पश्च दृश्य दर्पण। उसका वरीयता क्यों दिया जा रहा है, उसको वैल्यू क्यों दिया जा रहा है। तो आप सबसे पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानिए उत्तल दर्पण का कि क्या करता है। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा किसी भी स्थिति में सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है हमेशा। लेकिन क्या ये दो स्थितियां के कारण ही उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है साइड मिरर में, कि और कोई स्थिति हो सकता है। तो एक और चीजें आपको दिमाग में रखनी है बात कि इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। दृष्टि क्षेत्र कहने का मतलब कि इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। इसके वजह से दूर दूर तक या ढेर सारे वस्तुओं का इमेज जो है इसमें एक साथ कनेक्ट हो सकता है। अगर इसके साथ इसके जगह पर यदि आप समतल दर्पण रखते हैं तो समतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र आपका इतना होगा, इतने दूर की वस्तुओं को ही कलेक्ट करेगा, यानी कि इसका इमेज का निर्माण करेगा। मैक्सिमम यहाँ तक की वस्तु को, यानी इसका एरिया बहुत कम होगा। अवतल दर्पण के यदि यूज कीजिएगा उसका भी एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परंतु उत्तल दर्पण का यदि हम प्रयोग करते हैं तो इसका दृष्टि क्षेत्र परावर्तक सतह उभरा होने के कारण विस्तृत होता है। एक साथ कईयक गाड़ियां, कईयक मोटर गाड़ियां का इमेज जो है इसमें बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों गुण रहने के कारण ही इसका उपयोग हम लोग जो है साइड मिरर के रूप में करते हैं। आंसर क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, साथ ही साथ इसका दृष्टि क्षेत्र इतना विस्तृत होता है कि एक साथ कई मोटर गाड़ियों का प्रतिबिंब इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके कारण चालक को पीछे की सभी वस्तुओं को देखने में, ड्राइवर जो होते हैं उनको पीछे की सभी वस्तुओं को देखने में आसानी होती है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि आपको पेज नंबर 188 में है, यानी कि अब आप 188 पेज नंबर पर जाइए। पेज नंबर 188 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वह 32 सेंटीमीटर है और उसके फोकल लेंथ को ज्ञात करना है। यानी कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विच रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने बताया कि न्यूमेरिकल को बनाने के लिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन का नंबर लिखिए, उसके बाद सॉल्यूशन लिखिए और तब गिवन लिखिए, यानी कि जो जो न्यूमेरिकल में दिया हुआ पॉइंट है उसको आप सबसे पहले लिख दीजिए। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि बड़ा आर कैपिटल आर बराबर हो गया 32 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसकी फोकस दूरी निकालना है, एक इक्वल टू वाट, फॉर्मूला हमने बताया एक इक्वल टू r/2, यानी फोकस दूरी जो होगी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। r का वैल्यू कितना है 32, यानी 32/2, 2 से कितने बार में कट जाएंगे 16 बार में, यानी इसकी फोकस दूरी कितने सेंटीमीटर हो गए 16 सेंटीमीटर। जो इसका वैल्यू जो होगा वह पॉजिटिव होगा, वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यह उत्तल दर्पण है। हमने चिन्ह परिपाटी वाले वीडियो में आपको समझा दिया था कि वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव उत्तल दर्पण का होता है और निगेटिव अवतल दर्पण का होता है। क्यों होता है इसको यदि आपको समझना है तो आप हमारे चैनल में जाकर साइन कन्वेंशन लिखें क्लास 10th का, और आपको वह वीडियो आपके सामने आ जाएगा, आप उसे देख लें और तब आपको समझ में आ जाएगा कि चिन्ह परिपाटी का यूज कैसे करते हैं, क्यों पॉजिटिव होता है, क्यों निगेटिव होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर भी न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कोई अवतल दर्पण है और वह अवतल दर्पण जो है अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित के बगल में आपके क्वेश्चन में बड़ा लिखा हुआ होगा, लार्ज लिखा हुआ होगा। तो कहने का मतलब कि एक अवतल दर्पण है, उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है और उस वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। और आवर्धित बन रहा है लेकिन वास्तविक बन रहा है। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, आप ध्यान से समझिएगा। वास्तविक का मतलब उल्टा होता है और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है ये निकालना है हमको। दर्पण के सामने वस्तु दूरी होता है, फोकस दूरी होता है, अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब दूरी होता है, पीछे में भी प्रतिबिंब दूरी होता है, अवतल दर्पण के पीछे भी। लेकिन यहाँ पर वास्तविक जब प्रतिबिंब कहा तो यह आपको कन्फर्म हो जाना है कि यह कॉनकेव मिरर के अवतल दर्पण के सामने बना है, क्योंकि उल्टे जो भी प्रतिबिंब होते हैं वे अवतल दर्पण के सामने बनते हैं। तो सबसे पहले गिवन में क्या है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंब रखा है, यानी बिंब कहने का मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट। तो इसके गिवन में क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन गिवन 10 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंब को रखा गया है, यानी वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को यू से इंडिकेट करते हैं 10 सेंटीमीटर, और यह हमेशा निगेटिव होता है। वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, चाहे वो दर्पण हो या फिर लेंस हो। यू को हमेशा आपको माइनस में रखना है। और 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, कहीं भी अगर आपको दर्पण और लेंस के न्यूमेरिकल में कहीं भी अगर आपको 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना, 0.5 गुना गुना करके अगर कोई चीज दिया हुआ है तो आपको डायरेक्ट समझना है कि वह आवर्धन है, क्योंकि आवर्धन का कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। तो हमेशा या 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, हाफ गुना ऐसे करके न्यूमेरिकल में इंडिकेट किया हुआ रहता है। तो 3 गुना बन रहा है आवर्धित, तो यानी कि आवर्धन दिया हुआ है। आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में आवर्धन को मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो एम इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। अब सवाल है कि एम का मान प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो एम का मान आपको माइनस में रखना है, और जब काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो प्लस में रखना है। तो यहाँ एम का मान क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि आवर्धित और वास्तविक बन रहा है। तब कह रहा है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, यानी प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं, v बराबर वाट। तो v निकालना है यदि आपको, तो आप यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल में कि m दिया हुआ है और u दिया हुआ है, और आपको v चाहिए। तो ये तीनों से रिलेटेड कौन सा सूत्र है, तो हमारे पास सूत्र है आवर्धन सूत्र, दर्पण में पढ़ना था, m इक्वल टू माइनस v बाई यू। लेंस में यह m बराबर प्लस v बाई होता है, और दर्पण में यह m बराबर माइनस v बाई यू होता है। तो यहाँ पर हमें निकालना है v, m दिया हुआ है, u दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुटअप करेंगे कि m का वैल्यू जो है कितना है, -3 है, -b, और u का वैल्यू कितना है, -10 है। माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 लिख देंगे अपने मान से। 1 से v में गुना किया तो v आया, और 10 से 3 में गुना किया -3 में तो -30 आया, यानी कि v का वैल्यू जो हो गया -30 सेंटीमीटर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको पेज नंबर 88 में जो 2 क्वेश्चन हैं समाप्त हो गए। अब हम लोग बात करते हैं पेज नंबर 194, 194 पेज नंबर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह आपको प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। वायु में कोई प्रकाश की किरण गमन कर रही है और वह जल में तिरछी प्रवेश कर रही है। पेज नंबर 194 का
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लियर। पेज नंबर 194 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है वायु में गमन करती एक प्रकाश की किरण जल में पानी में तिरछे प्रवेश कर रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसी का आंसर हमें देना है। और यह अभिलंब की ओर मुड़ेगी अथवा नहीं मुड़ेगी, जिसको आप झुकना कर सकते हैं, या दूर हटेगी, इसी का आंसर देना है। तो आप पहले फिगर को समझिए। एक यहाँ पर मान लिया जाए कि जल है, पानी है और बाहर में हवा है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, एयर हो गया, ये पानी हो गया, वाटर हो गया। अब कह रहा है कि हवा में गमन करती कोई प्रकाश की किरणें जल में तिरछी प्रवेश करती है, इस ढंग से। अब जहां पर एक किरण पड़ा, यानी अपवर्तक सतह जहां पर हुआ, जहां से प्रकाश का अपवर्तन होता है, माध्यम चेंज हो गया। समझिए कि प्रकाश का अपवर्तन होगा। प्रकाश का अपवर्तन कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वह अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी, अपने पथ से भटक जाएगी। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल जो होती है वह बदल जाती है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि हवा एक अलग माध्यम है और पानी एक अलग माध्यम है। तो जब वायु से गमन करती हुई प्रकाश की किरणें जल में जब प्रवेश कर रही है तो जहाँ पर आपतन बिंदु होगा वहाँ पर एक हम लोग लंब खींचते हैं, जिसको हम लोग अभिलंब करते हैं। तो प्रकाश की किरण को सीधी रेखा पर जाना चाहिए था, प्रकाश के गुण के अनुसार। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पथ पर चलती है, परंतु माध्यम बदलने के कारण यह अपने पथ से विचलित हो जाएगी और यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ, इसी का आंसर आपको लिखना है। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पर दो आंसर देना है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट का आंसर क्या है कि यह अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी। तो फिगर से स्पष्ट हो गया कि अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हट नहीं रहा है, अभिलंब की ओर झुक रहा है। अगर यह माध्यम उल्टा होता, पानी से हवा में जाता, तब वह अभिलंब से दूर हटता, परंतु हवा से पानी में आ रहा है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बताइए क्यों, आखिर क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, अभिलंब की ओर झुका या अभिलंब से दूर हटा, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका आंसर आपको लिखना है। तो आप ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यह जो माध्यम है वह आपको विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब क्या हुआ, जिसको रेयर मीडियम इंग्लिश में कहते हैं, और यह माध्यम जो है सघन माध्यम है, जिसको डेंसर मीडियम कहते हैं। तो विरल माध्यम का मतलब क्या हुआ कि जिस माध्यम में जो अणु जो होंगे उस माध्यम के वो काफी दूर दूर होंगे, यानी कि उनके बीच में जो लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल जो है वह काफी कमजोर होगा, दुर्बल होगा, वीक होगा, उसको हम विरल माध्यम कहेंगे। और जिस माध्यम में अंतराण्विक आकर्षण बल स्ट्रॉन्ग होगा उसको हम सघन माध्यम कहेंगे। तो जैसे मैं अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, हवा, पानी और कांच, तो यहाँ पर डायरेक्ट बोलना किसी माध्यम के बारे में कि कौन सघन और कौन विरल है, यह उचित नहीं होता है, क्योंकि यह माध्यम की जो तुलना जो होती है वह हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं दो माध्यम से तब बता सकते हैं कि कौन सघन माध्यम है, कौन विरल माध्यम है। जैसे आप यहाँ पर बोल देते हैं अगर पानी सघन माध्यम है, तो अगर पानी और कांच के साथ तुलना किया जाएगा तो पानी सघन माध्यम है, परंतु पानी और कांच की तुलना में पानी विरल हो जाएगा और कांच सघन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर हीरा लिख दूं, डायमंड लिख दूं, तो यह सबसे ज्यादा सघन होता है, तो किसी की तुलना में यह सबसे ज्यादा सघन होगा। तो यहाँ पर हम लोग हवा और पानी की बात कर रहे हैं, तो हवा विरल है और पानी सघन है। हवा या निर्वात हमेशा विरल होगा और हीरा जो होगा वह हमेशा सघन होगा। बाकी इसके बीच में जितने मीडियम होंगे उसका हम कंपैरिजन करेंगे कि किसके साथ तुलना करने पर कौन विरल आता है, कौन सघन आता है। सघन और विरल की पहचान एक ही है कि आप अंतराण्विक आकर्षण बल से करें या उस माध्यम के घनत्व से करें। जिस माध्यम का घनत्व जितना ज्यादा होगा, डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, जो माध्यम जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, वह उतना ही अधिक सघन होगा। तो आंसर क्या है कि जब प्रकाश की किरण वायु से जल में तिरछी प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि प्रकाश की जो चाल जो होती है पानी में हवा से कम होता है। एक ये भी आंसर है
या इसके अलावा और भी आंसर आप कर सकते हैं अपने ढंग से। यानी कि जब प्रकाश की चाल घटेगी तो वह अभिलंब की ओर झुकेगा और प्रकाश की चाल जब बढ़ेगी तो वह अभिलंब से दूर हटेगा। जैसे पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड और हवा में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि 1 सेकंड में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर, यहाँ पर 1 सेकंड में 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर, जो कि 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर से क्या है, कम है। इसलिए अभिलंब की ओर क्या हो रहा है, झुक रहा है। यही प्रकाश की किरण पानी से हवा में जाता तो अभिलंब से दूर हटता, क्योंकि प्रकाश की चाल बढ़ जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड है और वह न्यूमेरिकल है, तो उससे भी हम लोग बनाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं और आप इसे ध्यान से समझिए। गिवन क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश कर रहा है। प्रकाश हवा में है यानी कि विरल माध्यम में है, अब वह कांच में प्रवेश कर रहा है यानी कि सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है और उस कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.50 और निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तब कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल बताएं, यानी कि 1.50 अपवर्तनांक दिया हुआ है। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं या छोटा n से भी सूचित करते हैं। अपवर्तनांक जो है वह आखिर होता क्या है, तो आपको मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता दूं, जैसा कि नाम से क्लियर हो जाता है इसका डेफिनेशन। अपवर्तनांक यानी कि जब हम अपवर्तन में अंक की बात करेंगे तो वह इंडिकेट करेगा अपवर्तनांक को। यानी कि जब भी प्रकाश का जो अपवर्तन चैप्टर है उसमें यदि अंक की बात किया जाए 1 2 3 4 डिजिट की बात किया जाए 1.33 1.50 इस प्रकार से अंक की बात करेंगे तब वह अपवर्तनांक को इंडिकेट करेगा। होता है क्या अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक का मतलब सीधा सीधी होता है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है उन दोनों चालों के जो अनुपात जो होते हैं उसी अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, अपवर्तनांक करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं और इस अनुपात से ही हमको कोई अंक मिलता है। जैसे मान लिया जाए निर्वात में प्रकाश की चाल यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, जो कि फिक्स है, हमेशा यह वैल्यू फिक्स होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होगा। निर्वात कहने का मतलब क्या है कि जहां पर हवा भी ना रहे उसी को निर्वात कहते हैं, वैक्यूम। एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड वैक्यूम, यानी कि जहां पर हवा भी नहीं रहे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात। यानी कि पूरा वैक्यूम जगह है, खाली जगह है और ऐसे स्थानों पर प्रकाश का और भी ज्यादा हाई स्पीड हो जाता है क्योंकि उसको विरोध करने वाले कोई भी अणु नहीं होते हैं, कोई भी माध्यम नहीं होता है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, अगर मान लिया जाए कि मैं माध्यम ले लूं, हवा ले लूं, हवा कोई माध्यम है उसमें भी प्रकाश की चाल सेम होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपके जानकारी के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल दोनों सेम लिया जाता है भौतिकी क्षेत्र में, क्योंकि प्रकाश की चाल में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। निर्वात में हवा से कुछ अधिक होता है, हवा में निर्वात से कुछ कम होता है, लेकिन इतना कम होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन में सही ढंग से एडजस्ट करने के लिए दोनों की चाल को बराबर ले लेते हैं। तो अगर मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड कैंसिल, ए भी कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया, रिजल्ट आपका क्या है 1। इसलिए हवा का अपवर्तनांक कितना बोलते हैं, 1 बोलते हैं। और कभी भी अपवर्तनांक का मान 1 से कम संभव नहीं हो सकता है। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है कि अपवर्तनांक का मान 1 से कम पॉसिबल किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 से कम तभी आएगा जब यहाँ पर प्रकाश की चाल बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। और हम लोग जानते हैं कि
ऊपर में जो वैल्यू है निर्वात में प्रकाश की चाल वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जो मैक्सिमम वैल्यू है। और जब इस मैक्सिमम वैल्यू से कोई और वैल्यू प्रकाश की चाल ज्यादा होगा किसी माध्यम में, तभी आपको 1 से कम आ सकता है। इसलिए अपर्तनांक का मान 1 से कम संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से अधिक नहीं हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पर जो बातें हमको, जो क्वेश्चन जो सोल्व करना है उस पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर अपर्तनांक का वैल्यू यानी कि म्यू का वैल्यू दिया हुआ है। किसका अपर्तनांक दिया हुआ है? तो कांच का अपर्तनांक दिया हुआ है। तो म्यू = 1.50 यह अपर्तनांक दिया हुआ है। जिस माध्यम का दिया हुआ रहेगा उसको यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे। तो कांच का, तो यहाँ जी इंडिकेट कर देंगे। जी से ग्लास हो गया यानी कि कांच हो गया, तो म्यू जी = 1.50। अगर हवा रहता तो म्यू ए लिखते, पानी रहता तो म्यू डब्ल्यू लिखते। अब कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है जो कि हमेशा फिक्स रहेगा। निर्वात को सी से इंडिकेट करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कह रहा है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल निकाले जिसमें यह प्रकाश प्रवेश किया, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल निकाले। प्रकाश की चाल को भी से इंडिकेट करेंगे। V = वाट। किस माध्यम में निकालना है? कांच में। तो Vg = वाट। G से ग्लास हो गया, ग्लास में वेलोसिटी चाहिए लाइट का। फॉर्मूला क्या है? म्यू = C/V। म्यू = C/V। आपको चाहिए क्या? V चाहिए। V को यहाँ पर लाते हैं तो V और G में निकालना, तो Vg लिख दिया। C और म्यू को यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ पर म्यू, इसको भी G लिख देते हैं क्योंकि ग्लास का अपर्तनांक है। C का वैल्यू कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो हमेशा फिक्स रहेगा। और म्यू जी का वैल्यू कितना है? 1.50 यानी कि 1.5। ऊपर में 3 है, 1.5 × 3 कैंसिल, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ग्लास में जो प्रकाश की चाल होगी, कांच में प्रकाश की चाल जो होगी वह 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। तो इस प्रकार से यह भी आपका न्यूमेरिकल सोल्व हुआ। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से आज हम लोग पेज नंबर 194 का क्वेश्चन नंबर 2 तक बात किए। अब इसमें और क्वेश्चन है 3, 4 और 1, 5, यानी कि 3 क्वेश्चन और शेष रह गए, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आप लोग इस चैनल जो है, मेरे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल जो है, इसे आप सब्सक्राइब करें। मैं आपको प्रत्येक एनसीईआरटी क्वेश्चन एक एक कर लाइन बाई लाइन आपको सभी क्वेश्चन को समझा दूंगा और बहुत ही जल्द इसे मैं समाप्त भी कर दूंगा। आप हमारे साथ बने रहें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।